इतिहास गवाह है कि इंसानों ने हमेशा जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए मतलब अपनी जान तक दांव पर लगा दी है। जो लोग आज हमारा ये विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं, उनके लिए आज का विषय बहुत ही खास है। बिल्कुल, क्योंकि कागज पर जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, वो असल में किसी की पूरी पहचान कैसे बन जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और इसी बात को गहराई से समझने के लिए आज हम ग्रामीण लोक कथाओं की एक बेहद चर्चित कहानी माटी की रूह इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। सही कहा। हमें ये देखना है कि जब समाज में असली न्याय व्यवस्था नाकाम हो जाती है, तो लोक कथाएं अपना खुद का इंसाफ कैसे गढ़ती हैं। एकदम सही। और ये कहानी हमें राम सेवक नाम के एक साधारण किसान के नजरिए से उस दुनिया में ले जाती है, मतलब जहां जमीन सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। हाँ, उसके पास महज 4 बीघा जमीन है और कहानी में एक बहुत गहरा पल आता है जब उसकी पत्नी गीता उसे दिन रात मिट्टी में खटने पर टोकती है। ओहो, वो संवाद तो मुझे बहुत मार्मिक लगा, जब राम सेवक कहता है कि मिट्टी छोड़ दूं तो सांस भी नहीं चलेगी। बिल्कुल, यहाँ सांस का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, उसका पूरा वजूद ही उस जमीन से जुड़ा है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये बात हमारी जो आधुनिक रियल एस्टेट की सोच है ना, उससे बिल्कुल उलट है। हाँ, आज के समय में लोग इसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, पर एक किसान के लिए जमीन का मतलब है पीढ़ियों का जुड़ाव। और यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। सही बात है, क्योंकि जमीन के पास से एक नई पक्की सड़क गुजरने वाली है, जिससे उसकी कीमत रातों रात बढ़ जाती है। और तभी गांव के ताकतवर जमींदार ठाकुर रणविजय सिंह की नजर उस जमीन पे पड़ती है। ठाकुर की सोच एकदम व्यापारी वाली है। मतलब उसे लगता है कि पैसे और ताकत से वो राम सेवक का जमीर भी खरीद सकता है। बिल्कुल, लेकिन गांव की चौपाल में जो होता है वो एक कमजोर आदमी के स्वाभिमान की चरम सीमा है। हाँ, राम सेवक सीधे ठाकुर की आंखों में देखकर जमीन बेचने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये खेत नहीं, ये मेरी जिंदगी है। और दुर्भाग्य से यही स्वाभिमान उसकी मौत का कारण बन जाता है। वो शाम अगर हम राम सेवक के नजरिए से देखें तो वो बहुत ही खौफनाक शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हैं और वो अपने खेत में अकेला पसीना बहा रहा है। और तभी अचानक पीछे से भारी लाठियों से वार होता है। वो अपनी उसी प्यारी मिट्टी पर मुंह के बल गिरता है। बाप रे, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका खून उस मिट्टी में धुलकर मिल रहा है और अपने आखिरी पलों में उसके कांपते होठों से बस एक गुहार निकलती है कि इसे बचा लेना। वो दृश्य बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन इसके बाद कहानी पूरी तरह से एक नया मोड़ ले लेती है। चिता की राख से एक धुंध उठने लगती है। यहीं पर मुझे एक सवाल परेशान कर रहा था। क्या लेखक ने यहाँ एक गंभीर सामाजिक मुद्दे को महज एक डरावनी भूतिया कहानी में नहीं बदल दिया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। सतह पर ये एक भूतिया कहानी जरूर लग सकती है, लेकिन ग्रामीण साहित्य में इसे प्रकृति का न्याय या पोएटिक जस्टिस कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब जब कानून और समाज का ढांचा एक गरीब को न्याय नहीं दे पाता, तो लोक कथाएं अलौकिक शक्तियों का सहारा लेती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे मजदूरों को खेत में हल चलाते हुए राम सेवक का अक्स दिखना और औजार छोड़कर उनका भागना, ये दिखाता है कि जमीन पर किया गया अत्याचार समाज के अवचेतन में बैठ गया है। हाँ, और ठाकुर रातों को पसीने से लथपथ होकर उठता है। ये शायद उसका अपना डर है जो उसे अंदर से खा रहा है, मतलब उसका गिल्टी कॉन्शियस। हाँ, वो उसका अपराध बोधी है। और फिर वो चरम दृश्य आता है जब ठाकुर आधी रात को लालटेन लेकर खुद खेत पर जाता है और उसके हाथ से लालटेन गिर जाती है। वहां राम सेवक की आत्मा का वो खौफनाक संवाद गूंजता है कि मिट्टी मरती नहीं, बस रूप बदलती है। और इसके बाद मिट्टी का एक बवंडर ठाकुर को जकड़ लेता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जमीन खुद अपना बदला ले रही है। तो मिट्टी का वो बवंडर असल में उस शोषित वर्ग के गुस्से का प्रतीक है जिसे ठाकुर ने हमेशा पैरों तले कुचला था। बिल्कुल, ये कहानी स्थापित करती है कि कागज के टुकड़े जमीन पर कब्जा दिला सकते हैं, लेकिन उसका असली मालिक वही रहता है जिसने उसे अपने खून पसीने से सींचा हो। और अंततः न्याय पूरा होता है। ठाकुर गांव से भाग जाता है और जमीन के कागज गीता को वापस मिल जाते हैं। और कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा तो वो है जब राम सेवक का बेटा मोहन खेत में कदम रखता है। उसे लहलहाती फसल के बीच अपने पिता के हाथ के स्पर्श का एहसास होता है। वो विरासत जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है, जमीन के रूप में नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े उस अटूट रिश्ते के रूप में। सही कहा।
दूर कहीं एक अदृश्य किसान का हल चलाना भी सुनाई देता है, जो इस बात का प्रतीक है कि राम सेवक अब उस जमीन का ही हिस्सा बन गया है। ये पूरी चर्चा हमारे देखने वालों के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या जमीन की असली मलकियत वो कागज तय करते हैं जो तिजोरी में रखे जाते हैं, या वो पसीना जो उस मिट्टी की तहों में हमेशा के लिए जज्ब हो जाता है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो मालिकाना हक की हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देता है।